नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज की बाजी के बारे में, जो कहानी 1856 के अवध नवाब वाजिद अली शाह के दो अमीरों के इर्द गिर्द घूमती है। ये दोनों खिलाड़ी शतरंज खेलने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने शासन तथा परिवार की भी फिक्र नहीं रहती। इसी की पृष्ठभूमि में अंग्रेजों की सेना अवध पर चढ़ाई कर देती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नवाब वाजिद अली शाह का जमाना था। लखनऊ ऐशो इशरत के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड्ढे अमीर और गरीब सब रंग रलियां मना रहे थे। कहीं निशात की महफिलें आरास्ता थीं, कोई अफ्यून की पीनक के मजे लेता था। जिंदगी के हर एक शोबे में रिंदी और मस्ती का जोर था। उमूरे सियासत में, शेर व सुखन में, तर्ज मुआशरत में, सनत व हिरफत में, तिजारत व तबादला में, सभी जगह नफ्स परस्ती की दुहाई थी। अराकीन सल्तनत मय खोरी के गुलाम हो रहे थे। शोरा बोसा ओ कनार में मस्त, अहले हरफा कलाबत्तू और चिकन बनाने में, अहले सैफ तीतरबाजी में, अहले रोजगार सुरमा ओ मिस्सी, इत्रो तेल की खरीद ओ फरोख्त का दिल दादा। घर सारा मुल्क नफ्स परवरी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। सबकी आंखों में सागर और जाम का नशा छाया हुआ था। दुनिया में क्या हो रहा है? इल्म व हिकमत किन किन ईजादों में मसरूफ है? बहरो बर पर मगरबी अक़वाम किस तरह हावी होती जाती है, इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड्डे रहे हैं, तीतरों में पालियां हो रही थीं, कहीं चौसर हो रही है। पौ बारह का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज के मार के छिद्दे हुए हैं, फौजें जेरो जबर हो रही हैं। नवाब का हाल इससे बदतर था। वहां गत्तों और तालों की इजाद होती थी। खित्ता ए नफ्स के लिए नए लटके, नए नए नुस्खे सोचे जाते थे। यहाँ तक कि एफक्यूर खैरात के पैसे पाते तो रोटियां खरीदने की बजाय मदक और चंडू के मजे लेते थे। रईस ज़ादे हाजिर जवाबी और बजला संजी की तालीम हासिल करने के लिए अरबाब ए निशात से कलम बंद करते थे। फिक्र को ज्वालाओं, अक्ल को रसा और जहन को तेज करने के लिए शतरंज कीमिया समझा जाता था। अब भी इस कौम के लोग कहीं कहीं मौजूद हैं जो इस दलील को बद्दे शद्द ओ मत से पेश करते हैं। इसलिए अगर मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अक्ल को तेज करने में सर्फ किया करते थे, तो किसी जी फैम को एतराज करने का मौका न था। हाँ जहला उन्हें जो चाहे समझे। दोनों साहिबों के पास मौरूसी जागीरें थीं, फ़िक्र माश से आज़ाद थे। आखिर और करते ही क्या? तुलुए सहर होते ही दोनों साहिब नाश्ता करके बिसात पर बैठ जाते, मोहरे बिछा लेते और अक्ल को तेज करना शुरू कर देते थे। फिर उन्हें खबर न होती थी कि कब दोपहर हुआ, कब सहपहर और कब शाम। घर से बार बार आदमी आकर कहता था, खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता था, चलो आते हैं। दस्तरख्वान बिछाओ, मगर शतरंज के सामने कोरमे और पुलाव के मजे भी फीके थे। यहाँ तक कि बावर्ची मजबूर होकर खाना कमरे में ही रख जाता था और दोनों दोस्त दोनों काम साथ साथ करके अपनी बारीक नजरी का सबूत देते थे। कभी कभी खाना रखा ही रह जाता, उसकी याद ही ना आती थी। मिर्जा सज्जाद अली के मकान में कोई बद्दा बूढ़ा ना था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में मार्का आराइयां होती थी। दोस्तों माफ़ कीजिएगा अगर मैं आपको वीडियो के बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। हमारे आंकड़े बताते हैं कि 98% से भी ज़्यादा लोग हमारे वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, आपका सब्सक्राइब करना सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये हमें और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हम और अच्छा कंटेंट बनाएं और आपके साथ शेयर करें। हर एक सब्सक्राइबर से हमें नई एनर्जी मिलती है और आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफ़र में हमारे साथ बने रहें। तो चलिए फिर से कहानी पर आते हैं। मगर इसके ये मानी नहीं है कि मिर्ज़ा के घर के और लोग इस मशगले से खुश थे। हरगिज़ नहीं। मोहल्ले के घर के नौकर चाकरों में, मोहरियों मामाओं में बद्दी हासिदाना हर्फ गिरियां होती रहती थीं। पद्दा मनहूस खेल है, घर को तबाह करके छोड़ता है। खुदा न करे कि किसी को इसकी चाट पट्टे। आदमी न दीन के काम का रहता है, न दुनिया के काम का। बस उसे धोबी का कुत्ता समझो, घर का न घाट का। पूरा मर्ज है। सितम यह था कि बेगम साहिबा भी आए दिन इस मशगले के खिलाफ सदा ए एहतजाज बुलंद करती रहती थीं। हालांकि उन्हें इसके मौके मुश्किल से मिलते। वो सोती ही रहती थीं कि उधर बाजी जम जाती थी। रात को सो जाती थीं, तब कहीं मिर्जा जी घर में आते थे। हाँ, जोलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारा करती थीं, नौकरों को झिद्धाकियां दिया करती। क्या मियाँ ने पान मांगे हैं? कह दो आकर ले जाए।
क्या पाँव में मेहंदी लगी हुई है? क्या कहा? अभी खाने की फुर्सत नहीं है। खाने ले जाकर सर पर पटक दो। खाएं या कुत्तों को खिलाइए, यहाँ उनके इंतजार में कौन बैठा रहेगा? मगर लुत्फ़ ये था कि उन्हें अपने मियाँ से इतनी शिकायत न थी जितनी मीर साहब से। वो मीर साहब को निखट्टू, बिगाद्दू, टुकड़ेखोर वगैरह नामों से याद किया करती थीं। शायद मिर्ज़ा जी भी अपनी प्रीत के इज़हार में सारा इल्ज़ाम मीर साहब ही के सर डाल देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सर में दर्द होने लगा, तो मामा से कहा, जाकर मिर्ज़ा जी को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से दवा ला दें। दौड़ जल्दी कर सर, फटा जाता है। मामा गई तो मिर्ज़ा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहिबा को इतनी ताप कहाँ कि उनके सर में दर्द हो और मियाँ शतरंज खेलने में मसरूफ हों। चेहरा सुर्ख हो गया और मामा से कहा, जाकर कह अभी चलिए, वरना वो खुद हकीम साहब के पास चली जाएंगी। कुछ उनके आंखों देखा रास्ता नहीं है। मिर्जा जी बड्ढी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। दो ही किश्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। बोले, क्या ऐसा दम लब्बों पर है, जरा सब्र नहीं आता? हकीम साहब छू मंत्र कर देंगे कि उनके आते ही आते दर्द सर रफ़ा हो जाएगा। मीर साहब ने फरमाया, अरे जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती ही हैं। मिर्जा जी, हाँ क्यों ना चला जाऊं? दो किश्तियों में मीर साहब की मात हुई जाती है। मीर साहब जी, इस भरोसे न रहिएगा। वो चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे के धरे रह जाएं और मात हो जाएगी। पर जाइए सुनाइए, क्यों ख्वाह मखवाह, जरा सी बात के लिए उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा जी चाहता है इस बात पर मात कर दूं। मीर साहब, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप पहले जाकर सुनाएं। मिर्जा जी, अरे यार जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, दर्द वर्द खाक नहीं है, मुझे दिक करने का हीला है। मीर साहब, कुछ भी हो उनकी खातिर करनी ही पड़ेगी। मिर्जा जी, अच्छा एक चाल और चल लूं? मीर साहब, हरगिज नहीं, जब तक आप सुन न आएंगे मोहरों को हाथ न लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोद्दा शतरंज इतना प्यारा है कि चाहे कोई मर भी जाए पर उठने का नाम नहीं। शतरंज है कि मेरी सौतन है, नौज कोई तुम जैसा निर्मोहिया हो। मिर्जा, क्या करूं? मीर साहब मानते ही न थे। पद्धिए मुश्किलों से गला छुदा कर आया हूं। बेगम, क्या जैसा खुद निखट्टू हैं वैसे ही दूसरों को समझते हैं? उनके भी तो बाल बच्चे हैं कि सबका सफाया कर दिया। मिर्जा, पद्धा इल्लती आदमी है, जब आकर सर पर सवार हो जाता है तो मजबूर होकर मुझे भी खेलना ही पड़ दचता है। बेगम, धुतकार क्यों नहीं देते कुत्ते की तरह? मिर्जा, सुभान अल्लाह, बराबर के आदमी हैं, उम्र में रुतबे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही धुतकारे देती हूँ, नाराज हो जाएंगे। कौन मेरी रोटियां चलाते हैं? रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। मामा से, अब्बासी, शतरंज उठा ला, मीर साहब से कह देना मियाँ अब न खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए, अब फिर मुंह न दिखाइएगा। मिर्जा, हाय हाय, कहीं ऐसा गजब न करना। क्या जलील कराओगी? ठहर अब्बासी, कमबख्त कहाँ दौड़ जाती है। बेगम, जाने क्यों नहीं देते? मेरा ही खून पिए जो रोके, अच्छा उसे रोक लिया, मुझे रोक लो तो जानू। ये कहकर बेगम साहिबा खुद झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा जी का चेहरा एफक्यू हो गया, हवाइयां उड्डाहने लगीं, बीवी की मिन्नतें करने लगे। खुदा के लिए तुम्हें शहीद करबला की कसम, मेरी मैयत देखे जो उधर कुदम रखे। लेकिन बेगम साहिबा ने एक न मानी, दीवान खाने के दरवाजे तक गईं। यकायक ना महरम के रूबरू बेनकाब जाते हुए पैर रुक गए। वहीं से अंदर की तरफ झांका, हुस्न ए इत्तेफाक से कमरा खाली था। मीर साहब ने हस्बे ज़रूरत 2-4 मोहरे तब्दील कर दिए थे। उस वक्त अपनी सफाई जताने के लिए बाहर चबूतरे पर चहल कदमी कर रहे थे। फिर क्या था, बेगम साहिबा को मुंह मांगी मुराद मिली। अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंके, कुछ बाहर, तब दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर फेंके जाते देखे। फिर चूदियों की झनकार सुनी तो समझ गए बेगम साहिबा बिगद्दा गई। चुपके से घर की राह ली। मिर्जा ने बेगम साहिबा से कहा, तुमने गाजब कर दिया। बेगम, अब मुआ इधर आए तो खद्दे खड्डे निकाल दूं। घर नहीं चकला समझ लिया है? इतनी लौ अगर खुदा से हो तो वली हो जाते। आप लोग तो शतरंज खेलें, मैं यहाँ चूल्हे चक्की में सर खपाऊं, लौंडी समझ रखा है। जाते हो हकीम साहब के यहाँ कि अब भी तम्मुल है।
मिर्जा जी घर से निकले तो हकीम साहब के यहाँ के बदले मीर साहब के घर पहुंचे तो माजरत आमेज लहजे में बादिले पुरदर्द माजरा कह सुनाया। मीर साहिब हंस कर बोले, इतना तो मैं उसी वक्त समझ गया था जब दर्द सर का पैगाम मामा लाई थी कि आज आसार अच्छे नहीं हैं, मगर बद्दी गुस्सेवार मालूम होती हैं। उफ, इतनी तमकनत, आपने उन्हें बहुत सर चढ़ा रखा है। ये मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं। खानादारी का इंतजाम करना उनका काम है। मर्दों की बातों में दखल देने का उन्हें क्या मजाल। मेरे यहां देखिए, कभी कोई चूं भी नहीं करता। मिर्जा, खैर अब ये बताइए, अब जमाव कहाँ होगा। मीर, इसका क्या गम है, इतना बड्डा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमेगी। मिर्जा, लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा जब घर पर बैठा रहता था, तब तो इतनी खफगी थी। घर से चला आऊं तो शायद जिंदा ना छोड़ें। मीर, अजी बकने दीजिए, 2-4 दिन में खुद ब खुद सीधी हो जाएंगी। हाँ, आप भी जरा तन जाइए। मीर साहब की बेगम साहिबा किसी वजह से मीर साहब का घर से गायब रहना ही पसंद करती थी। इसलिए वो उनके मशगलाए तफरीह का मुतलका गिला न करती थीं, बल्कि कभी कभी उन्हें जाने में देर हो जाती या कुछ अलकसाते तो उन्हें आगाह कर दिया करती थीं। इन वजूहात से मीर साहब को गुमान हो गया था कि मेरी बेगम साहिबा निहायत खलीक, मुतहम्मिल मिजाज और इफ़्फ़तकश है। लेकिन जब उनके दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब की दायमी मौजूदगी से बेगम साहिबा की आज़ादी में हर्ज पैदा होने लगा, तो उन्हें बद्धी तशवीश दामनगीर हुई। दिन के दिन दरवाज़ा झांकने को तरस जाती थीं। सोचने लगीं, क्यों कर ये बला सर से टले। उधर नौकरों में भी ये कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड्डे पड्डे खर्राटे लेते थे। घर में कोई आए कोई जाए, उनसे मतलब था ना सरोकार। मुश्किल से 2-4 दफा बाजार जाना पड़ता। अब 8 पहर की धौंस हो गई। कभी पान लगाने का हुक्म होता, कभी पानी लाने, कभी बर्फ लाने का, कभी तंबाकू भरने का। हुक्का तो किसी दिल जले आशिक की तरह हर दम गर्म रहता था। सब जाकर बेगम साहिबा से कहते, हुजूर मियाँ का शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गया। दिन भर दौड़ ढहते पैरों में छाले पड़डा जाते हैं। ये भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो शाम कर दी। गद्दी 2 घड़ी खेल लिया, चलो छुट्टी हुई, और फिर हुजूर तो जानती हैं कि कितना मनहूस खेल है, जिसे उसकी चाट पड्डा जाती है कभी नहीं पनपता। घर पर कोई न कोई आफत जरूर आती है। यहां तक कि एक के पीछे मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। मोहल्ले वाले हर दम हम ही लोगों को टोका करते हैं। शर्म से गड़ जाना पड्डी दिखता है। बेगम साहिबा कहती, मुझे तो ये खेल खुद एक आंख नहीं भाता, पर क्या करूं, मेरा क्या बस है। मोहल्ले में 2-4 बड्डे बुरे थे। वो तरह तरह की बदगुमानियां करने लगे। अब खैरियत नहीं, हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। ये सल्तनत शतरंज के हाथों तबाह होगी। लक्षण बुरे हैं। मुल्क में वाह वेला मचा हुआ था। रियाया दिन दहाड़े लुटती थी, पर कोई उसकी फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची चली आती थी और यहाँ सामान ए ऐश के बहम पहुंचाने में सर्फ हो जाती थी। भांड, नक्काल, कथक, अरबाब निशात की गर्म बाजारी थी। सागिनों की दुकानों पर अशरफियां बरसती थीं। रईस ज़ादे एक एक दम की एक एक अशरफी फेंक देते थे। मसारिफ का ये हाल और अंग्रेजी कंपनी का कर्जा रोज बरोज बढ़ता जाता था। उसकी अदायगी की किसी को फिक्र न थी। यहाँ तक कि सालाना खैराज भी अदा न हो सकता था। रेजिडेंट बार बार ताकीदी खतूत लिखता, धमकियां देता, मगर यहाँ लोगों पर नफ्स परवरी का नशा सवार था। किसी के कान पर जूं न रेंगती थी। खैर, मीर साहिब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नित नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले तामीर होते और मिस्मार किए जाते। कभी कभी खेलते खेलते आपस में झडीडी डेचप हो जाती, तू मैं की नौबत पहुंच जाती। पर यह शुक्र रंजियां बहुत जल्द रफा हो जाती थीं। कभी ऐसा भी होता कि मिर्जा जी रूठ कर अपने घर चले जाते। मीर साहब बिसात उठाकर अपने घर में आ बैठते और कस्में खाते कि अब शतरंज के नज़दीक न जाएंगे, मगर सुबह होते ही दोनों दोस्त फिर मिल बैठते। नींद सारी बदमज़गियों को दूर कर देती थी। एक दिन दोनों अहबाब बैठे शतरंज के दलदल में घोंते खा रहे थे कि शाही रिसाले का एक सवार वर्दी पहने असलहे से लैस मीर साहब का नाम पूछता आ पहुंचा। मीर साहब के हवास उड़ उठे। औसान खता हो गए। खुदा जाने क्या बला सर पर आई। घर के दरवाजे बंद कर लिए और नौकरों से कहा, घर में नहीं है। सवार ने कहा,
घर में नहीं है तो कहाँ है? कहीं छिपे बैठे होंगे। खिदमतगार, मैं ये नहीं जानता। घर में से यही जवाब मिला है। क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बताऊं, हुजूर में तलबी है। शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार हैं कि मजाक है? खिदमतगार, अच्छा तशरीफ ले जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने सुनने की बात नहीं, मैं कल फिर आऊंगा और तलाश करके ले जाऊंगा। अपने हमराह हाजिर करने का हुक्म हुआ है। सवार तो चला गया। मीर साहिब की रूह फना हो गई। कांपते हुए मिर्जा जी से बोले, अब क्या होगा? मिर्जा, बड्ढी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबी भी ना हो। मीर, कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा, कहरे आसमानी है और क्या कहें, सिपाहियों की मांग हो तो बिन मौत मरे। यहाँ तो जंग का नाम सुनते ही तप चढ़ आती है। मीर, यहाँ तो आज से दाना पानी हराम समझिए। मिर्जा, बस यही तदबीर है कि उससे मिलिए ही नहीं, दोनों आदमी गायब हो जाएं, सारा शहर छानता फिरे। कल से गोमती पार किसी वीराने में नक्शा जमे, वहां कैसे खबर होगी? हजरत अपना सामना लेकर लौट जाएंगे। मीर, बस बस आपको खूब सूझी, वल्लाह कल से गोमती पार की ठहरे। उधर बेगम साहिबा सवार से कह रही थी, तुमने खूब बहरूप भरा। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूं, उसकी सारी नख्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली। अब देख लेना, जो कभी भूल कर भी घर रहे, सुबह का गया फिर रात को आएगा। उस दिन से दोनों दोस्त मुंह अंधेरे घर से निकल खटीडीडे होते और बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलौरियां भरे गोमती पार एक पुरानी वीरान मस्जिद में जा बैठे, जो शायद अहद मुगलिया की यादगार थी। रास्ते में तंबाकू मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर बिसात पर जा बैठते। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किश्त शह पीट लिया, इन अल्फाज के सिवा उनके मुंह से और कोई कलमा न निकलता था। कोई चिल्लाकश भी इतने इस्तगराक की हालत में न बैठता था। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों हजरत गलियों में होते हुए किसी नानबाई की दुकान पर खाना खा लेते और चिलम हुक्का पीकर फिर शतरंजबाजी। कभी कभी तो उन्हें खाने की सुध न रहती थी। उधर मुल्क में सियासी पेचीदगियां रोज बरोज पेचीदा होती जाती थीं। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थीं। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग अपने अपने बाल बच्चों को लेकर देहातों में भागे जा रहे थे। पर हमारे दोनों शतरंज बाज दोस्तों को गमे दुज्द और गमे काला से कोई वास्ता न था। वो घर से चलते तो गलियों में हो जाते, कहीं किसी की निगाह पडीडीडी एच जाए। मोहल्ले वालों को भी उनकी सूरत न दिखाई देती थी। यहां तक कि अंग्रेजी फौजें लखनऊ के करीब पहुंच गईं। एक दिन दोनों अहबाब बैठे बाजी खेल रहे थे। मीर साहिब की बाजी कुछ कमजोर थी। मिर्जा साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे कि दफातन कंपनी की फौज सड्डीडियाडिच पर से आती हुई दिखाई दी। कंपनी ने लखनऊ पर तसर्रुफ करने का फैसला कर लिया था। कर्ज की मिल्लत में सल्तनत हज्म कर लेना चाहती थी। वही महाजनी चाल चली, जिससे आज सारी कमजोर कौमें पाबजंजीर हो रही हैं। मीर साहब, अंग्रेजी फौजें आ रही हैं। मिर्जा, आने दीजिए, किश्त बचाइए, ये किश्त। मीर, जरा देखना चाहिए, आड्डा से देखें कैसे को भी हैकल जवान है, देखकर सीना थर्राता है। मिर्जा, देख लीजिएगा, क्या जल्दी है? फिर किश्त। मीर, तोप खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, सुर्ख चेहरा जैसे लाल बंदर। मिर्जा, जनाब हीले ना कीजिए, ये किश्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं, ख्याल तो कीजिए, शहर का मुहासरा हो गया तो घर कैसे चलेंगे? मिर्जा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखी जाएगी, ये किश्त और मात। फौज निकल गई। यारों ने दूसरी बाजी बिछा दी। मिर्जा जी बोले, आज खाने की कैसी रहेगी? मीर, आज रोजा है क्या? आपको ज्यादा भूख लगी है? मिर्जा, जी नहीं, शहर में नामालूम क्या हो रहा होगा। मीर, शहर में कुछ नहीं हो रहा होगा, लोग खाने से फारिग होकर आराम कर रहे होंगे। हुजूर जाने आलम भी इस्तराहत फरमाते होंगे, या शायद सागर का दौर चल रहा होगा। अब के दोनों दोस्त खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब के मिर्जा जी की बाजी कमजोर थी। इसी असना में फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली शाह माजूल कर दिए गए थे और फौज उन्हें गिरफ्तार के लिए जाती थी। शहर में कोई हंगामा न हुआ, न कुश्त ओ खून। यहां तक कि किसी जामबाज ने एक कतरा खून भी न बहाया। नवाब घर से इस तरह रुखसत हुए जैसे लड्ड की रोती पीटती ससुराल जाती बेगमें रोईं।
नवाब रोए, मामाएं मुगलानियां रोईं और बस सल्तनत का खात्मा हो गया। अजल से किसी बादशाह की माजूली इतनी सुलह आमेज, इतनी बेजरर न हुई होगी। कम अज कम तारीख में इसकी नज़ीर नहीं। ये वो अहिंसा न थी जिस पर मलाइक खुश होते हैं। ये वो पस्त हिम्मती, वो नामर्दी थी जिस पर देवियां रोती हैं। लखनऊ का फरमा रवा कैदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। ये सियासी जवाल की इंतहाई हद थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर ए आला को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा। आप कोई काजी हैं? ये लीजिए शाह। मिर्जा, हजरत जरा ठहरिए। इस वक्त बाजी की तरफ तबीयत नहीं माइल होती। हुजूर ए आला खून के आंसू रोते जाते होंगे। लखनऊ का चराग आज गुल हो गया। मीर, रोना ही चाहिए। ये ऐश कैद फिरंग में कहाँ मैसर। ये शाह। मिर्जा, किसी के दिन हमेशा बराबर नहीं जाते। कितनी सख्त मुसीबत में है बलाए आसमानी। मीर, हाँ है ही। फिर किश्त बस दूसरी किश्त में मात है। बच नहीं सकते। मिर्जा, आप बड्डे बेदर्द हैं। वल्लाह ऐसा हादिसा जहाँ कहा देखकर आपको सदमा नहीं होता। हाय हुजूर, जान ए आलम के बाद अब कमाल का कोई कुद्रदान न रहा। लखनऊ वीरान हो गया। मीर, पहले अपने बादशाह की जान बचाइए, फिर हुजूर ए पुर नूर का मातम कीजिए। ये किश्त और मात, लाना हाथ। नवाब को लिए हुए फौज सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा जी ने नई बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर साहब ने कहा, आइए नवाब साहब की हालत इजहार पर एक मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा जी की वफादारी और इतात शियारी अपनी हार के साथ गायब हो गई थी। वो शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए बेसब्र हो रहे थे। शाम हो गई। मस्जिद के खंडर में चमगादुधों ने अजान देना शुरू कर दी। अबाबीलें अपने अपने घोंसलों से चिमट कर नमाज मगरिब अदा करने लगीं। पर दोनों खिलाड़ी बाजी पर डटे हुए थे, गोया वो खून के प्यासे सूरमा मौत की बाजी खेल रहे हों। मिर्जा मुतवातिर 3 बाजियां हार चुके थे। अब चौथी बाजी का भी रंग अच्छा न था। वो बार बार जीतने का मुस्तकिल इरादा करके खूब संभल कर तबीयत पुरजोर दे देकर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी खराब पड्डी डीएच जाती थी कि सारी बाजी बिगद्दा जाती। उधर मीर साहब गजलें पढ़ते थे, ठुमरियाओं गाते थे, चुटकियां लेते थे, आवाजें कसते थे, झिला और जुगत में कमाल दिखाते थे। ऐसे खुश थे गोया कोई दफीना हाथ आ गया है। मिर्जा साहब उनकी ये खुश फहमियां सुन सुनकर झुंझलाते थे और बार बार तेवर चढ़ाकर कहते, आप चाल न तब्दील किया कीजिए। ये क्या कि चाल चले और फौरन बदल दी। जो कुछ करना हो एक बार खूब गौर करके कीजिए। जनाब, आप मोहरे पर उंगली क्यों रखे रहते हैं? मोहरे को बेलाग छोड़ दिया कीजिए। जब तक चाल का फैसला ना हो जाए मोहरे को हाथ ना लगाया कीजिए। हजरत, आप एक चाल आध आध घंटे में क्यों चलते हैं? इसकी सनद नहीं, जिसकी एक चाल में 5 मिनट से ज्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहिब का फर्जीन पिटा जाता था। बोले, मैंने चाल चली कब थी? मिर्जा, आपकी चाल हो चुकी है। खैरियत इसी में है कि मोहरा उसी घर में रख दीजिए। मीर, उस घर में क्यों रखूं? मैंने मोहरे को हाथ से छुआ कब था? मिर्जा, आप कयामत तक मोहरे को न छुए तो क्या चाल ही न होगी। फर्जीन पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं। हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा, ये बाजी आपकी मात होगी। मीर, मेरी मात क्यों होने लगी? मिर्जा, तो आप मोहरा उस घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था। मीर, वहां क्यों रखूं? नहीं रखता। मिर्जा, आपको रखना पड़ेगा। मीर, हरगिज नहीं। मिर्जा, रखेंगे तो आपके फरिश्ते, आपकी हकीकत ही क्या है? बात पड़ गई। दोनों अपने टेक के धनी थे। न दबता था न वो तकरार में ला मुहाला गैर मुतल्लिक बातें होने लगती हैं जिनका मंशा जलील और खफीफ करना होता है। मिर्जा जी ने फरमाया, अगर खानदान में किसी ने शतरंज खेला होता तो आप आइन और कायदे से वाकिफ होते। वो हमेशा घास छीला शतरंज। आप क्या खाकर शतरंज खेलिएगा? रियासत शय ए दिगर है। जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे। यहाँ तो शतरंज खेलते पीढ़ियां और पुश्तें गुजर गईं। मिर्जा, अजी जाइए। नवाब गाजी उद्दीन के यहाँ बावर्चीगिरी करते करते उम्र गुजर गई। इस तुफैल में जागीर पा गए। आज रईस बनने का शौक चढ़ा आया है। रईस बनना दिल लगी नहीं है। मीर, क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह कालिख लगा रहे हो? वही बावर्ची रहे होंगे। हमारे बुजुर्ग तो नवाब के दस्तर खवान पर बैठते थे। हम निवाला ओ हम प्याला थे। मिर्जा, बेहयाओं को शर्म भी नहीं आती।
मीर, जबान संभालिए वरना बुरा होगा। ऐसी बातें सुनने के आदी नहीं है। किसी ने आंख दिखाई और हमने दिया तुला हुआ हाथ, भंडार खुल गए। मिर्जा, आप हमारे हौसले देखेंगे तो संभल जाइए, तकदीर आजमाई हो जाएगी इधर या उधर। मीर, हाँ आ जाओ, तुमसे दबता कौन है। दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाली। उन दिनों अदना, आला सभी कटार, खंजर, शेर पंजा बांधते थे। दोनों ऐश के बंदे थे, मगर बेगैरत न थे। कवि दिलेरी उनमें अनका थी, मगर जाती दिलेरी कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके सियासी जज्बात फना हो गए थे। बादशाह के लिए, सल्तनत के लिए, कौम के लिए क्यों मरे, क्यों कर अपनी मीठी नींद में खलल डाले। मगर इनफरादी जज्बात में मुतलका खौफ न था, बल्कि वो कौमी हो गए थे। दोनों पैंतरे बदले लग्धी और गतका खेले हुए थे। तलवारें चमकी, छपाछप की आवाज, दोनों खमखोर गिर पड़ते। दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जान दे दी, अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू की न गिरी। उन्हीं दोनों आदमियों ने शतरंज के वजीर के लिए अपनी गर्दनें कटा दी। अंधेरा हो गया था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने तख्त पर रौनक अफरोज थे। उन पर हसरत छाई हुई थी, गोया मकतूलीन की मौत का मातम कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटे का आलम था। खंडर की पोशीदा दीवारें और खस्ता हाल कंगूरे और सर्प सुजूद मीनार उन लाशों को देखते थे और इंसानी जिंदगी की बेसबाती पर अफसोस करते थे, जिसमें संगो खिश्त का सबात भी नहीं। ये थी कहानी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ सुझाव और शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।